नमस्कार दोस्तों, मैं सतवीर सिंह अपने यूट्यूब के भारत लिंक ग्लोबल चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, मेरे वीडियो के ऊपर जो कमेंट आते हैं तो मैं उस हर एक कमेंट को ध्यान से पढ़ता हूं। और अगर उस कमेंट के अंदर कोई सवाल पूछता है तो मैं यथासंभव उसका जवाब देने की भी कोशिश करता हूं। और कई सवाल मेरे से पूछे गए तो उनका मैंने जवाब भी दिया। तो आज एक सवाल आया है दोस्तों, और मैं ये समझता हूँ कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है। और जिसने ये सवाल भेजा है सिर्फ उसके लिए नहीं, ये हर आदमी के लिए है जो भारत के अंदर रहता है और जो इस सवाल को पूछना चाहता है और इसका जवाब चाहता है। क्यों? क्योंकि ये एक समस्या है हमारे समाज के अंदर, और हर कोई ये उत्सुक है इस चीज़ के पूछने के लिए कि इसका कानूनी जो जवाब है वो क्या होना चाहिए और क्या होता है। तो पहले तो मैं बताता हूँ कि ये सवाल पूछा किसने। ये हमारी कोई बहन है, मीना कुमारी। तो मीना कुमारी ने एक सवाल पूछा है, और वो सवाल ये है कि अगर एक लड़का जिसकी डेथ हो जाए, वो शादीशुदा हो, तो और उसकी पत्नी है छोड़ के चली जाए। हालाँकि इसने किसी विशेष उसके संदर्भ में पूछा था, लेकिन मैं इस सवाल को जनरल कर रहा हूँ ताकि ये सभी के लिए काम की चीज़ हो, कि वो अगर किसी की डेथ हो जाए और उसकी पत्नी घर छोड़ के चली जाए और उसकी एक बच्ची भी हो, एक लड़की हो उस औरत की, तो वो अपनी बेटी को भी ले जाए और वो खुद भी उस घर को छोड़ के चली जाए और वो दूसरी मैरिज कर ले किसी और आदमी के साथ, और अपनी बेटी को गोदनामा लिखवा दे वो उस आदमी से जिससे उसने शादी की है। तो अगर वो गोदनामा उससे लिखवा देती है, दूसरी मैरिज कर लेती है, तो क्या उस लड़की का, इसी बहन ने पूछा है कि लड़की का जो प्रॉपर्टी के ऊपर अपनी पिछले पिताजी की, यानी जो उसका ओरिजिनल पिताजी है, उसकी पैतृक संपत्ति के ऊपर कितना अधिकार होगा? तो ये सवाल पूछा है बहन मीना कुमारी जी ने। तो मैं इसमें एक चीज़ और जोड़ता हूँ दोस्तों, कि उस लड़की का ही नहीं, उस औरत का भी उसके अंदर कोई अधिकार होगा या नहीं होगा, जिस परिवार को वो छोड़ के गई है और उसने दूसरी मैरिज की है उस औरत ने। तो मैं दोनों के अधिकार को आपको बताता हूँ और इस मामले में कानून क्या कहता है, और कानून के हिसाब से क्या जवाब इसका बनता है, वो मैं आपको सारा डिटेल से बताता हूँ। तो दोस्तों, इस तरह के जो भी मामले आते हैं वो हिंदू दत्तक एवं भरण पोषण अधिनियम 1956 के तहत आते हैं, यानी हिंदू एडॉप्टेशन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956, इसके तहत आते हैं ये, और इसी के तहत इस चीज़ का फैसला होता है। तो पहली बात तो ये दोस्तों कि वो जो गोदनामा उसने लिखवाया है अपने उस पति के नाम। सबसे पहले तो मैं जवाब देने से पहले ये कहना चाहूँगा कि अगर वो गोदनामा रजिस्टर्ड है, तो ही वो गोदनामा वैलिड माना जाएगा। और अगर वो गोदनामा खाली उस पे लिख के दे दिया, कोरे कागज़ पे लिख के दे दिया या फिर एक स्टाम्प पेपर के ऊपर लिख के दिया है, तो उसकी कोई मान्यता नहीं है उस गोदनामे की, और फिर वो उसकी लड़की नहीं है जिसने गोदनामा लिखा है, इसलिए उसको रजिस्टर्ड करवाना ज़रूरी है। तो पहले तो ये देख लें कि वो गोदनामा रजिस्टर्ड है या नहीं है। दूसरी बात, ये जो आपने नाम बताया मीना कुमारी जी, इसका तात्पर्य ये है कि आप किसी हिंदू के बारे में पूछना चाह रही हैं, चाहे वो आपका रिश्तेदार हो या कोई और हो। तो ये जो हिंदू दत्तक एवं भरण-पोषण अधिनियम 1956 है, ये हिंदू परिवार पर ही लागू होता है, हिंदू धर्म में लागू होता है। और वो आदमी जिसने गोद लिया है उस लड़की को, अब मैं उसका डिस्कस नहीं कर रहा, उस औरत का नहीं कर रहा कि उसने किससे मैरिज किया है। अगर वो जिस आदमी ने उसको गोद लिया है, अगर वो हिंदू है, तो ही वो गोदनामा वैलिड होगा। अगर वो पारसी है या मुस्लिम धर्म से संबंध रखता है या ईसाई धर्म से संबंध रखता है, तो वो गोदनामा वैलिड नहीं होगा। वो सिर्फ़ हिंदू धर्म के लिए ही वैलिड होगा। पहले तो मैं ये क्लियर करना चाहता हूँ। दूसरी बात, अब बात आते हैं आपके सवाल के ऊपर। तो सवाल ये है दोस्तों कि जो उसने पूछा था, इसमें फैक्ट देखते हैं कि फैक्ट क्या-क्या है इसके अंदर। तो पहली बात तो ये है कि एक व्यक्ति की मृत्यु हुई है इसमें। दूसरा ये है कि उसकी पत्नी घर छोड़ के गई है और उसकी पत्नी ने मैरिज कर ली किसी और के साथ। तीसरा इसमें ये है कि उस व्यक्ति की, यानी जो वो पति था उसका पहले, उसकी एक लड़की है। यानी उस लड़की का जो एक पिता है वो ओरिजिनल पिता है, या उसको जैविक पिता कह लीजिए, बायोलॉजिकल फादर कह लीजिए, या कुछ भी कह लीजिए, यानी जिससे वो लड़की पैदा हुई है। उस आदमी की प्रॉपर्टी में से वो हिस्सा चाहती है, तो उसका अधिकार है या नहीं है, ये हम डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों, कानून के अनुसार अगर आप इसका शॉर्ट वो चाहते हैं,
अ, अधिक अगर इसका जवाब चाहते हैं बिल्कुल शॉर्ट, तो उसका जवाब है नहीं। उस लड़की का अधिकार नहीं है अपने जैविक पिता यानी जिससे वो पैदा हुई है उस पिता की प्रॉपर्टी से या उसके दादा की प्रॉपर्टी से। ये तो है शॉर्ट। लेकिन अब सवाल ये होता है कि क्यों नहीं है? तो अब बात आती है यहाँ कानून की। और यहाँ पर दोस्तों इसमें फिर मैंने बताता हूँ कि हिंदू दत्तक एवं भरण पोषण अधिनियम 1956 लगेगा। तो हिंदू दत्तक एवं भरण पोषण अधिनियम 1956 की धारा 12 के अनुसार उस लड़की का अधिकार उसके जैविक पिता की प्रॉपर्टी से नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्यों? क्योंकि जिस दिन वो गोदनामा लिखवाया गया, उसी दिन से उसके जैविक पिता से और उसके दादा की प्रॉपर्टी से या उससे संबंध जो है, वो खत्म हो गया। और जिस आदमी ने उसको गोद लिया है, उसके बाद वो उसकी कानूनन उत्तराधिकारी और उसकी पुत्री मानी जाएगी। जिस आदमी ने उसको गोद लिया है, चाहे वो जिस औरत ने उससे शादी की वो हो या कोई और हो, लेकिन गोद लेने वाले व्यक्ति का अधिकार होगा उसके ऊपर। और उस लड़की का जो उसका जैविक पिता है, उसके दादा की और उसके पिता की प्रॉपर्टी में से अधिकार नहीं होगा किसी भी तरह का, ये कानून कहता है। लेकिन दोस्तों इसमें एक अपवाद भी है, और वो अपवाद ये है कि अगर उस लड़की के जैविक पिता ने उस लड़की के नाम से, अब इसमें मैं दोस्तों लड़की की बजाय मैं बच्चा कहूँगा, क्यों? क्योंकि ये नियम लड़के के ऊपर भी लागू होता है, लड़की के ऊपर भी लागू होता है, और ये सिर्फ़ एक मीना कुमारी के लिए नहीं, सभी के लिए ये मैं जवाब देना चाहूँगा। अगर उस बच्चे के नाम से, कि उसके पिताजी ने जिसकी मृत्यु हो चुकी है, उसने कोई वसीयत करवाई है, या उसने उसको कोई चीज़ खरीद के दी है, कोई गिफ्ट दी है, या उसके दादा ने उस बच्चे के नाम से कोई वसीयत करवाई है, या उसके दादा ने कोई गिफ्ट दिया है, तो उसके ऊपर उस बच्चे का अधिकार होगा, भले ही उस बच्चे को किसी और ने गोद ले लिया हो, उससे वो अधिकार नहीं छीना जा सकता। ये कानून कहता है दोस्तों, और ये इस चीज़ का अपवाद भी है, यानी उस प्रॉपर्टी के ऊपर उसका अधिकार होगा ही होगा। अब दोस्तों एक धारा 12 ए भी कहती है कि इसके ऊपर कुछ शर्तें लागू होती हैं, उस बच्चे के ऊपर शर्त लागू होती है। और वो शर्त क्या लागू होती है, भले ही उसको जो जिसने किसी और ने गोद ले लिया, लेकिन वो जो बच्चा जो गोद लिया गया है उसके ऊपर भी कुछ कंडीशन है। और वो है हिंदू दत्तक एवं भरण पोषण अधिनियम 1956 की धारा 12 सब धारा ए यानी 12 ए के अनुसार उस बच्चे के ऊपर ये बाध्यता है कि अगर उस परिवार में यानी पिछले परिवार में उसके रिश्ते में कोई भी ऐसा रिश्ता है जो अ, अ, वो है, जिसमें मतलब अड़चन है कि उसमें मैरिज नहीं कर सकते, उसका एक एक वर्जित शब्द है कि उस पिछले परिवार के अंदर अगर वर्जित कोई रिश्ता है कि उसकी यानी उस लड़के के वो जो बच्चा है उसके चाचा की लड़की के साथ या चाचा के लड़के के साथ या भाई के साथ या और उसके साथ वो मैरिज नहीं कर सकता, वो लड़का हो या लड़की हो। तो ये पहली तो ये शर्त उसके साथ लागू होगी कि वर्जित रिश्ते जो है ना वो उसके ऊपर भी मान्य होंगे, चाहे भले ही वो किसी और ने गोद ले लिया हो। दूसरी बात, अगर वो वसीयत की हुई प्रॉपर्टी, अगर वो गिफ्ट किया हुआ, अगर उसके ऊपर कोई भरण-पोषण की बाध्यता है, तो वो बाध्यता उस बच्चे के ऊपर भी लागू होगी। मैं इसको उदाहरण के द्वारा समझाता हूँ। मान लीजिए कोई मकान है और उससे कोई किराया आता है, तो मकान तो वसीयत तो करवा दी उस बच्चे के नाम, लेकिन उस मकान से जो किराया आता है, उस किराए से वो किराया अगर ज़रूरी है उस परिवार के लिए यानी उसके बच्चे के दादा-दादी के भरण-पोषण के लिए ज़रूरी है, या और कोई ऐसा सदस्य है जो अपंग या और कुछ है, लेकिन वो बाध्यता है कि उस किराए से ही उसका गुज़ारा हो सकता है, तो वो बाध्यता भी उस बच्चे के ऊपर लागू होगी। यानी वो उस प्रॉपर्टी का, उस मकान का मालिक तो होगा, लेकिन उसको बेच नहीं सकता। क्यों? क्योंकि उससे जो किराया आ रहा है या जो उससे वो इनकम आ रही है, उससे उस परिवार का भरण-पोषण हो रहा है, और कोई उसके पास कोई साधन नहीं है, तो वो भरण-पोषण का अधिकार उनको रहेगा, और उसी प्रॉपर्टी से वो भरण-पोषण के जो पैसे आते हैं, वो उस परिवार को दिए जाएँगे, उसके ऊपर बच्चे का अधिकार नहीं होगा, ये है। तो अच्छा। दोस्तों अब एक सवाल और उत्पन्न होता है कि आगे चल के अगर दोनों ही तरफ से किसी तरह का वाद-विवाद होता है और दोनों कैंसल करवाते हैं, तो क्या इस गोदनामे को कैंसल करवाया जा सकता है? अब सवाल है ये। क्यों? क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जैसे इसी को हम उदाहरण दे लेते हैं जो हमारी बहन मीना कुमारी ने पूछा है, कि वो उसके साथ उसने मैरिज कर ली किसी और आदमी के साथ, और कल को उस आदमी के बच्चे हो जाते हैं खुद के।
तो अगर वो खुद के बच्चे हो जाते तो ऐसी परिस्थिति में उस बच्ची के साथ उसका अगर व्यवहार बदल जाता है या उसको प्रॉपर्टी नहीं देना चाहता या उसको उससे पीछा छुड़ाना चाहता है, तो वो क्या उस गोदनामे को कैंसल कर सकता है या नहीं कर सकता? या फिर वो बच्चा आगे चल के अगर वो गलत संगत में पड़ता है, अगर वो अपराधी हो जाता है या उसके अंदर और कोई कमी होती है या और उस परिवार की इज़्ज़त के ऊपर किसी तरह का उसके कारण कोई दाग लगता है, तो क्या वो बच्चा उस गोदनामे को कैंसल करके अपने पिछले पिता के पास जा सकता है या नहीं जा सकता? तो इसका सवाल है सीधा दोस्तों नहीं, न तो वो पिता उस गोदनामे को कैंसल करवा सकता है, वो बाध्यकारी है उस चीज़ के लिए और न ही वो बच्चा उसको छोड़ के न अपने पिछले पिता के पास आके अपनी प्रॉपर्टी से दावा कर सकता है। उसके लिए भी ये बाध्यता है, हर हालत में बाध्यता है कि न तो वो पिता गोदनामे को कैंसल करवा सकता है और न वो बच्चा उसको कैंसल करके अपने पिछले जैविक पिता की प्रॉपर्टी से, दादा-दादी की प्रॉपर्टी से कोई हिस्सा माँग सकता है। अब एक सवाल और है दोस्तों प्रतिफल की, अर्थात कंडीशन नहीं होती इसके अंदर कोई भी। यानी जैसे अब उसी औरत का उदाहरण लेते हैं कि अगर उस औरत ने गोदनामा किसी शर्त के आधार पर लगवाया है कि मेरे बच्चे को गोद ले लो तो इसके बदले में मैं ये कर दूँगी। या फिर अगर उस आदमी ने कोई शर्त लगवाई है कि अगर तुम मेरे से मैरिज करते हो तो ये कंडीशन और होगी तब मैं इस बच्ची को गोद लूँगा। तो दोस्तों ऐसा करना असंवैधानिक है यानी इस कानून के तहत उस वो अवॉइड है यानी नील है, शून्य है। कहने का तात्पर्य ये है कि न तो पिता कोई करार कर सकता है गोद लेने वाला और न ही वो औरत उसके बदले में कोई करार कर सकती है, न वो बच्चा कोई करार कर सकता है, न कोई करार इस तरह का उस बच्चे के ऊपर लागू हो सकता है। यानी बिना किसी प्रतिफल के गोद न लिया जाएगा बच्चे को, उसके बीच में किसी तरह की शर्त नहीं होनी चाहिए, किसी तरह की कंडीशन नहीं होनी चाहिए, किसी तरह का कोई लालच नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों ये मामला था उस हमारी जो बहन मीना कुमारी उसने पूछा उसका और ये अक्सर दोस्तों हर गाँव के अंदर इस तरह की कोई न कोई वारदात आजकल ऐसे ही मामले चल रहे हैं। किसी लड़के की यंग लड़के की डेथ हो जाती है, उसकी घरवाली भी यंग होती है, सारी ज़िंदगी पड़ी होती है। तो ये सोचते हैं उसके परिवार वाले भी ये सोचते हैं कि अब हम अपनी बेटी की मैरिज और कहीं कर लेते हैं, तो वो कर सकते हैं। वो चाहें तो सास-ससुर भी उसको भेज सकते हैं या फिर उसके माँ-बाप कई बार ज़बरदस्ती भी ले जाते हैं। वो लड़की भी नहीं रहना चाहते ये देखते हुए कि अब एक विधवा की ज़िंदगी जिए इससे अच्छा है दूसरी मैरिज करके न अपना घर गृहस्थी का वो करे और अपनी ज़िंदगी को कामयाब करे। तो ऐसे उसमें भी इस तरह की घटनाएँ होती रहती हैं, लेकिन इस तरह की घटनाएँ जैसे ही लेकिन जब तक वो विधवा है तब तक तो उसके पति की पैतृक संपत्ति में से उसका अधिकार होगा, लेकिन जब जैसे ही वो औरत दूसरी मैरिज कर लेती है, तो अपने पिछले पति की प्रॉपर्टी से उसका अधिकार कैंसल हो जाता है उसी टाइम। तो ये था दोस्तों हमारी बहन मीना कुमारी उसका सवाल का जवाब और ये मुझे ऐसा लगता है कि हर किसी को हर कोई पूछना चाहता है, हर कोई इसका जवाब चाहता है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको भी लगता है कि किसी तरह की आप मेरे से कोई सवाल करना चाहते हैं, मेरे से कोई पूछना चाहते हैं, भले ही वो कानूनी हो या कुछ और हो, तो जितना भी मेरे को उस चीज़ के बारे में जानकारी है, मैं ज़रूर उसका जवाब दूँगा। हाँ, ये ज़रूर है कि फ़िलहाल मैं प्रैक्टिस नहीं करता, हालाँकि मेरे पास मास्टर ऑफ लॉ यानी एलएलएम की डिग्री है, मैं एक वकील हूँ, लेकिन प्रैक्टिस नहीं करता और कई बार ऐसा होता है दोस्तों कि एक किसी भी जज के पास ये अधिकार होता है स्वविवेक से फैसला करने का, अर्थात वो परिस्थितियों को देखता है और परिस्थितियाँ मान लीजिए कोई विपरीत है, तो वो जो जज होते हैं, वो इतने सक्षम होते हैं कि वो हालात को देखते हुए विपरीत फैसला भी दे देते हैं। और वो फैसला मान्य होता है क्यों? क्योंकि वो हालात को देखते हैं और वास्तविकता क्या है उसको देखते हैं और उसके आधार पर जो उन्हें तर्कसंगत लगता है, जो उन्हें ये लगता है कि ये फैसला करने से इस बच्चे के जीवन में या उस महिला के जीवन में या उस आदमी के जीवन में या पिछले परिवार के जीवन में ये सुधार हो सकता है, तो वो फैसला परिस्थितियों के अनुसार देखते हुए विपरीत भी कर सकता है और वो भी मान्य होगा। तो मैं ये कहना चाहूँगा तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी ये वीडियो, मेरा ये विश्लेषण पसंद आया होगा। अगर आपको लगता है कि मैं सही कह रहा हूँ तो आपसे गुज़ारिश है आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें दोस्तों। वीडियो को हाइप करें और एक विशेष निवेदन करना चाहूँगा कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और किसी की अगर कोई भी किसी तरह की समस्या है, कानूनी है या दूसरी, तो बेझिझक मेरे से सवाल पूछ सकता है। जितनी मेरे को जानकारी उसके अनुसार मैं उसका जवाब देने का प्रयास करूँगा। आपने मेरा ये वीडियो देखा इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।